नमस्कार। नई परख पर आप सब लोग का स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद हम सब गुफ्तगू कार्यक्रम में मिल रहे हैं। आप सब ये जानते हैं कि डॉक्टर धनंजय राय और मैं इस सीरीज में यह कोशिश करते हैं कि विभिन्न किताबों के लेखकों के साथ बातचीत करें और उनकी किताब के बारे में, उनकी लेखन यात्रा के बारे में एक समझ बनाएं और दर्शकों और पाठकों तक भी वो समझ पहुंचाएं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर सौरभ राय हैं और हम उनकी किताब पर बातचीत करेंगे। और इस किताब का शीर्षक है आयुर्वेदा, नेशन एंड सोसाइटी, यूनाइटेड प्रोविंसेस 1890 टू 1950। ओरियन प्लेक्स से किताब प्रकाशित हुई है। काफी चर्चित किताब है और इसमें काफी सलीके से, गंभीरता से शोध सौरभ जी ने किया है। कार्यक्रम के अगर पूरे पैटर्न की बात करें तो मेरी यह कोशिश होगी कि शुरुआत में मैं आपको किताब के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं और उसके बाद धनंजय किताब से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे और अगर मेरे मन में कुछ सवाल रहे तो एक या दो सवाल मैं भी सौरभ जी से करूंगा। मोटे तौर पर अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद के संदर्भ में किस तरह का विमर्श रहा है, तो आम जिंदगी में हम देखें तो लोगों का भरोसा आयुर्वेद पर बढ़ा है और उसकी अपील अब वैश्विक स्तर पर हो चुकी है। और समकालीन राजनीतिक एक्टिविस्ट जो हैं या जो सरकारें हैं या जो सामाजिक समूह हैं या फिर इस तरह के जो प्रयोग करने वाले एनजीओ हैं, उनके द्वारा आयुर्वेद को एक समय की कसौटी पर खरे प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। मौजूदा समय में देशज उपचार प्रणालियों को राज्य का समर्थन बढ़ा है और उस समर्थन के कारण ऐसी जो प्रणालियां हैं उनकी थोड़ी वैधता भी बढ़ी है। और जो सौरभ राय जी की पुस्तक है आयुर्वेद, नेशन एंड सोसाइटी, वह 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आरंभ में मेडिकल नेशनलिज्म के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। किताब में तर्क दिया गया है कि विशेष रूप से संयुक्त प्रांत में आयुर्वेद की पुनरुत्थानवादी आंदोलन के माध्यम से एक प्रचलन इसका हुआ। पुस्तक में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारत में देशज चिकित्सा के प्रति जो विचारों में बदलाव और निरंतरता रही है उसका भी अध्ययन किया गया है। इस पुस्तक में यह रेखांकित किया गया है कि 19वीं सदी के आखिरी दशक और 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में जातिवादी, सांप्रदायिक, वर्ग और जेंडर के पूर्वाग्रह सामाजिक संस्कृति में सम्मिलित थे और आयुर्वेद के विमर्श में भी ये सारी बातें सामने आती हैं। पुस्तक में बताया गया है कि आमतौर पर हिंदू पुरुषों के लिए घातक बीमारियों के प्रसार का दोष अन्य लोगों पर थोपा जाता था। इससे यह बात सामने आती है कि आयुर्वेद भी एक परंपरा के पुनर्निर्माण और राष्ट्र के विमर्श से गहराई से जुड़ा हुआ था। इस किताब में आयुर्वेद के प्रिंट और दवा बाजार का भी अध्ययन किया गया है और इसमें बढ़ते व्यवसायीकरण और चिकित्सा के व्यवहारों से संबंधित विमर्श पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। पुस्तक में देशज भाषाओं में लिखे गए आयुर्वेदिक जर्नलों, पैम्पलेट इत्यादि को एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा लेखक ने आयुर्वेद का व्यवहार करने वाले बहुत से चिकित्सकों और दुकानदारों का फील्ड इंटरव्यू भी लिया है। इस पुस्तक में लेखक दिखाते हैं कि कैसे पश्चिमी चिकित्सा शास्त्र की बहुत सारी विशेषताओं को अपनाने के बावजूद आयुर्वेद के चिकित्सक इसके सबसे प्रमुख तत्व को अपनाने में नाकाम रहे हैं। यह प्रमुख तत्व गहन जांच पड़ताल और प्रयोग की चेतना से संबंधित है। इस पुस्तक की कीमत 1400 रुपए है। यह पुस्तक मुख्य रूप से 6 अध्यायों में विभाजित है और थोड़ा सा मैं अध्यायों के बारे में आपको बताऊंगा, फिर हम मुख्य बातचीत पर आएंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि किताब के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको जरूर मिल जाए और फिर आप इस किताब के पास जाएं। तो जो इसका पहला अध्याय है उसमें एक देशज चिकित्सा पद्धति के रूप में आयुर्वेद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसकी जटिलता का अध्ययन किया गया है। दूसरे अध्याय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और औपनिवेशिक शासन के आखिरी दौर में आयुर्वेद के आंदोलन पर विचार किया गया है। तीसरा अध्याय प्रिंट संगठन और प्रिंट माध्यमों के माध्यम से जो आयुर्वेद के संदर्भ में विमर्श या एक जो मोबिलाइजेशन हुआ उस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चौथे अध्याय में औपनिवेशिक दौर के आखिरी दशकों में सामाजिक संस्कृति में आयुर्वेद के विमर्श के बारे में अध्ययन है। पांचवें अध्याय में आयुर्वेद और बाजार के अंतर संबंधों का अध्ययन किया गया है और इसमें विशेष रूप से औपनिवेशिक शासन के आखिरी दौर पर अध्ययन में के ध्यान केंद्रित किया गया है।
छठे अध्याय में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आयुर्वेद से संबंधित विमर्श पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि सौरभ राय जी काफी एक परिचित चेहरा हैं अकादमिक जगत में, लेकिन फिर भी मैंने इनसे यह कहा कि हमारे पास एक छोटा परिचय होना चाहिए आपके बारे में, जो कि हम दर्शकों को बता सके। तो मैं वह परिचय आपके सामने रखना चाहूंगा। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं और वर्तमान में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति नई दिल्ली में शोध अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे नेहरू स्मृति संग्रहालय और पुस्तकालय में वरिष्ठ शोध सहायक के रूप में कार्य कर चुके हैं और यह संस्था आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री स्मृति संग्रहालय और पुस्तकालय में तब्दील हो चुकी है। सौरभ राय नियमित रूप से गांधीवादी विचार, लैंगिक विमर्श, इतिहास लेखन तथा स्वास्थ्य और चिकित्सा के सामाजिक इतिहास जैसे विषयों पर लेखन करते रहे हैं। वर्ष 2024 में उनकी पुस्तक आयुर्वेद नेशन एंड सोसाइटी यूनाइटेड प्रोविंसेस 1890 टू 1950, जिस पर हम अभी बातचीत कर रहे हैं, वो प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा वर्ष 2021 में स्नातक के विद्यार्थियों के लिए और जो पहली किताब थी वो 2024 में, और यानी कि जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो दूसरी किताब हुई, और पहली किताब 2021 में प्रकाशित हुई थी और यह किताब भी काफी चर्चित रही। और स्नातक के विद्यार्थियों के लिए इतिहास के पाठ्य पुस्तक के रूप में उन्होंने डिबेटिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी लिखी है, जिसकी काफी चर्चा रही। बहुत सारे लोगों ने इसे इससे संबंधित यानी कि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उससे संबंधित वाद विवाद को समझने के लिए उपयोगी पुस्तक के रूप में देखा। और इसके अलावा ये मुख्य रूप से प्रतिमान, आलोचना, तद्भव तथा समाज की जैसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहे हैं और इनकी उपस्थिति हम कहें कि तो सोशल मीडिया की जगत पर भी काफी है और अपने लेखन से ये लोगों को लगातार प्रेरित करते रहे हैं। तो ये मोटे तौर पर मैंने ये कोशिश की कि जिस किताब पर हम बातचीत करने वाले हैं उस किताब के बारे में आपको एक जरूरी जानकारी दे दें और उसके बाद हमारी बातचीत अब आगे बढ़ेगी। इस बातचीत में कुछ प्रश्न आएंगे जो कि इस किताब की बुनियाद से संबंधित होंगे और एक पाठक के रूप में आप उसका एक परिचय प्राप्त कर पाएंगे। और निश्चित रूप से जो एक पाठक के रूप में किताब से जुड़ने की प्रक्रिया है वो किताब को पढ़ने से ही प्राप्त होगी। दोनों ही काम धैर्य का काम है, यानी कि इस तरह की चर्चा को सुनना भी और उसके बाद किताब को पढ़ते हुए उससे जुड़ना भी। तो आप दोनों लोगों का स्वागत है, धनंजय जी और सौरभ राज जी, नमस्कार। धनंजय इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, और बीच में अगर मेरे कुछ प्रश्न होंगे तो निश्चित रूप से मैं भी उन प्रश्नों को सौरभ जी के सामने रखूंगा। तो धनंजय, अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सौरभ जी, आपका स्वागत है। मेरा जो प्रश्न है क्वेरी के फॉर्म में है। तीन टर्म्स, कॉन्सेप्चुअल टर्म्स आप बुक में यूज करते हैं, आयुर्वेदा, नेशन और सोसाइटी। इनके बीच में आप क्या ऐतिहासिक संबंध देख रहे हैं? मतलब ये जब आप टाइटल डिसाइड कर रहे थे इस बुक का, तो तीनों एक साथ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा और हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा भी चल सकता था इन मॉडर्न इंडिया, लेकिन आपने आयुर्वेदा, नेशन और सोसाइटी जो तीनों टर्म्स को रखा इस बुक को समझने के लिए। इसको अगर आप और डिकोड करेंगे तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मेरी म्यूट, हाँ अनम्यूटेड। बहुत अच्छा सवाल है एक तरीके से ये धनंजय भाई। इनफैक्ट मुझे ये याद दिलाता है करीब 10 साल पहले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में इंटरव्यू देने गया था और वहाँ पर भी मुझसे यही सवाल पूछा गया था। मेरे थीसिस का टाइटल जिसके जो अंततः इस किताब में के स्वरूप में सामने आई यही था, आयुर्वेद, नेशन एंड सोसाइटी। और वहाँ पर इंटरव्यूअर का ये प्रश्न भी था कि इन तीनों में तो उन्हें कोई संगति ही नज़र नहीं आ रही कि कहाँ आयुर्वेद, कहाँ नेशन, सोसाइटी, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो दरअसल बात शुरू वहाँ से होती कि जो आम लोगों के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर जो एक प्रचलित अवधारणा है वो यह है कि ये एक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण था कि ब्रिटिश लोग चले गए और भारतीय लोग सत्ता पे काबिज हो गए। कुछ इस प्रकार की धारणा ज़्यादा है उसके राजनीतिक पक्ष को देखते हुए। लेकिन अगर ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाला शायद ही कोई ऐसा इदारा होगा जहां पर इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की छाप न देखी गई हो।
और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जिस उपनिवेशवाद के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हुआ था वह तो हर जगह घुसा हुआ था, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो। तो उस उपनिवेशवाद के खिलाफ अगर लड़ना था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, तो हर जगह सिर्फ राजनीतिक पटल तक वो सीमित खुद को नहीं रख सकता था। और इसीलिए जो नवोत्थित भारतीय राष्ट्रीय बुद्धिजीवी वर्ग उभर के आया था उस दौरान, खासकर 19वीं शताब्दी के दूसरे हाफ में, तो उनका ये कमोबेश ये मानना था कि अगर हमें निकट भविष्य में सत्ता और राज्य की कमान अपने हाथों में लेनी है तो हर उस चीज का स्वदेशीकरण करना होगा जिससे जनता का सीधा सरोकार है। और जब इस जनता के सरोकारों की बात करें तो चिकित्सा का क्षेत्र उससे अछूता नहीं रह सकता था, क्योंकि इंसानी शरीर है तो बीमारियां होंगी, और बीमारियां होंगी तो चिकित्सा प्रणाली अपने आप उस पूरे एक रोल प्ले में आ जाएंगी। तो इस दौर में शुरू होता है चिकित्सीय पद्धतियां, जो देशज चिकित्सीय पद्धतियां हैं उनके पुनरुत्थान की भी कोशिश शुरू होती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ। और इसमें 1890 का दशक काफी महत्वपूर्ण रहा, जब खासकर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जैसा हम सभी जानते हो, हुई। और उसके बाद धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन तेजी पकड़ता है। और जब ये तेजी पकड़ता है तो जब हर जगह स्वदेशीकरण वो कर रहे हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी करना चाह रहे हैं, और वहां पर आयुर्वेद एक तरीके से लीड लेता है यूनानी के साथ साथ। आयुर्वेद को ज्यादा फोकस में इसलिए वो आ पाया कि एक तो जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे हम बोलते हैं, एक सर्वग्राह्यता भी थी आयुर्वेद की, चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, हर जगह वो मौजूद था। और साथ ही जैसा कि शुरुआती राष्ट्रीय आंदोलन में हर चीज को प्राचीन भारत में ले जाके एक गोल्डन एज का कॉन्सेप्ट था, तो आयुर्वेद की जड़ें उस प्राचीन भारत तक भी जा रही थी। तो आयुर्वेद काफी अट्रैक्ट कर रहा था राष्ट्रीय आंदोलन में। तो वहां पर राष्ट्रीय जो नेशन का पूरा एक बिल्डिंग का मूवमेंट है वो जुड़ता है आयुर्वेद से जाकर। और उसी समय जो समाज में भी डिस्कोर्स चल रहे हैं, चाहे वो जेंडर का रहा हो, चाहे कास्ट का रहा हो, चाहे कम्युनिटी का हो, उससे भी वो आयुर्वेद जाकर जोड़ रहा है। और इसी जो अंतर संबंध स्थापित होता है। तो यहाँ पर जो मेरा कंसर्न था पूरे शोध का, वो हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद देखने से ज्यादा ये था कि कैसे आयुर्वेद एक तरीके का प्रिज्म था, जो आयुर्वेद को लेके जो आयुर्वेदिक रिवाइवलिज्म चल रही है वो एक प्रिज्म के तौर पर काम कर रहा है। और कैसे जब उसके थ्रू हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को या समाज में चल रहे डिस्कोर्सेस को, तो उसके अलग अलग एक रंगीन तस्वीर उभरती है। तो इसी के संदर्भ में मैंने इसके थीसिस का टाइटल रखा था आयुर्वेद नेशन एंड सोसाइटी। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, आप मिशेल फूको के कंसेप्ट मेडिकल अथॉरिटी को भी यूज करते हैं इसको पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जब मैं ये पढ़ रहा था और ये बहुत ही उपयोगी लगा कि कैसे हम फूको को यूज कर सकते हैं मेडिकल अथॉरिटी के कंसेप्ट को, जहाँ पे क्लिनिकल गेज से लेके बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन की जा सकती हैं कॉलोनियल पावर के द्वारा। लेकिन एक चीज बस मुझे समझ में आई कि क्या मेडिकल अथॉरिटी को कॉलोनियल पावर जो यूज कर रहे थे वो आयुर्वेद के खिलाफ यूज कर रहे थे। लेकिन कई लोग यह कह सकते हैं कि जब आयुर्वेद खुद में एक मेडिसिन या मेडिकल कैटेगरी बनना चाहता है, तो क्या उस पे भी हम क्या मेडिकल अथॉरिटी के कंसेप्ट को एनालाइज कर सकते हैं? बिल्कुल। और ये एक तरीके से मेरे शोध का एक मुख्य प्रश्न भी यही था, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन जो एक जॉनरा पूरा उभर के आया, खासकर जो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में 1990 के दशक के आसपास काफी काम हुआ। शुरुआती 21वीं शताब्दी में के शुरुआती दशक में काफी लोगों ने काम किया इस पर। तो उनका मुख्य फोकस ये रहा कि कैसे जो वेस्टर्न मेडिसिन है, जो पाश्चात्य चिकित्सा कहते हैं या एलोपैथी या बायोमेडिसिन, वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। और वहां पर वो लोग फूको से पूरा डिराइव करते हैं इस थियोरी को। और फूको का भी बेसिक जो कॉन्सेप्ट उभर के आया मेडिकल अथॉरिटी या स्टेट मेडिसिन का, उनका ये था कि 18वीं शताब्दी में एक लैंडमार्क चेंज होता है। वो क्या होता है कि 18वीं शताब्दी से पहले बीमारियां फैलती थी या महामारी का प्रकोप होता था, तो अमूमन उसे दैवीय प्रकोप माना जाता था। तो स्टेट के लिए
बहुत खतरा नहीं था, स्टेट की अथॉरिटी को उससे चैलेंज नहीं मिलता था, क्योंकि दैवीय प्रकोप है तो उसमें राज्य सत्ता कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन जब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ी तो यह साफ होते गया कि ये दैवीय प्रकोप नहीं है। अगर दैवीय प्रकोप नहीं तो उसे रोका जा सकता है, और अगर नहीं रोका जा पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं जुड़ गया स्टेट की असफलता से। तो वहां पर स्टेट जो है धीरे धीरे मेडिसिन को यूज करने लगा अपने जो हित हैं उनको साधने में, चाहे वो हॉस्पिटल्स के पूरे एक चेन उभर के आ रहा, क्योंकि अगर बीमारियों के प्रकोप से अगर उसे स्टेट कंट्रोल नहीं करता है तो एक लॉलेसनेस या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती थी, और जो कि स्टेट की सत्ता उससे उसको चुनौती मिल रही थी। तो वहां पर पूरा ये मेडिकल अथॉरिटी और स्टेट मेडिसिन का कॉन्सेप्ट, जिसे बायोपॉलिटिक्स भी कहा फूको ने, कि कैसे जो मेडिसिन एक बायोलॉजी है वो पॉलिटिक्स से जुड़ गई और पूरा एक बायोपॉलिटिक्स का निर्माण होता है। तो और वो हिस्टोरियंस ने दिखाया कि कैसे कॉलोनियल जब रूल आ रहा है और कॉलोनियलिज्म का प्रसार हो रहा है या उसको सुदृढ़ करने में भी उस बायो पावर का हाथ है और उस मेडिकल नोशंस, मेडिकल कॉन्सेप्ट का हाथ है। तो मेरा सवाल यहाँ पर जो मैंने शोध के शुरुआत में पूछना शुरू किया वो दूसरे तरफ से, कि क्या सिर्फ पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति के साथ ऐसा था कि वो स्टेट से जाके जोड़ रहा था? क्या हम जब आयुर्वेद की बात कर रहे हैं या देशज चिकित्सा पद्धतियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि संदर्भ तो वही है, मॉडर्निटी स्टेब्लिश हो चुकी है। अगर 19वीं 20वीं शताब्दी में हम आयुर्वेद का भी अध्ययन करें तो पहले हो सकता है वो स्टेट से ना जुड़ा हो, लेकिन 20वीं शताब्दी आते आते तो वो भी राजनीति से जोड़ रहा है, मौजूदा अपने दौर के जो तत्कालीन राजनीति उसे जोड़ रहा है कहीं ना कहीं, और जुड़ेगा ही, क्योंकि अगर संदर्भ बदल गए हैं तो वो संदर्भ सिर्फ पाश्चात्य मेडिसिन, पाश्चात्य चिकित्सा के लिए नहीं बदले हैं, वो देशज चिकित्सा पद्धतियों के लिए भी बदल गए हैं। और इस वजह से आयुर्वेद क्या उसमें वो राजनीति से जोड़ रहा है, क्या वो समाज के अन्य डिस्कोर्सेस से, जैसा मैंने बताया, जोड़ रहा है? तो वहां पर मैंने देखा कि आयुर्वेद भी जो है वो सिर्फ जो है कि वो सिर्फ चिकित्सा के बारे में अब आयुर्वेद नहीं रह गया है, वो सिर्फ चिकित्सा और रोगोपचार या रोगों के उपचार के लिए नहीं रह गया है, वो राजनीति के जो हित हैं उनको साधने में भी काम आ रहा है, जो ब्रॉडर सामाजिक डिस्कोर्स चल रहा है उनके भी काम आ रहा है, और उसके एनालिसिस को ज्यादा इसमें महत्व दिया गया है। क्योंकि जो मेडिकल एस्पेक्ट है वो तो एक डॉक्टर कर सकता है कि मेडिकल एस्पेक्ट्स में क्या क्या चेंजेस है, लेकिन एज ए हिस्टोरियन, एज ए इतिहासकार, मेरा मुख्य फोकस यही था कि कैसे अगर पाश्चात्य चिकित्सा स्टेट और राजनीति से जोड़ रहा है तो देशज चिकित्सा पद्धतियां भी कहीं ना कहीं राजनीति और उस सामाजिक जो मुहिम थी उनसे जोड़ रहा है, और उसकी विवेचना इस किताब में की। एक प्रश्न ये भी उठता है, जैसा कि आपने इसमें बहुत खूबसूरती से लिखा है, बयान किया है कि कैसे 1939 में जो सर्टिफिकेट देने की प्रोसेस शुरू हुई और उसमें कैसे इस पद्धति का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना शुरू होता है। एक जगह आप ये कहते हैं कि इससे इसने एक लीगल फॉर्म तो लिया, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि बहुत कम ट्रेंड चिकित्सक उभरे, और उसका कारण आप ये देते हैं कि जो फेमिलियल प्रैक्टिसेस थे वो एक इम्पॉर्टेंट थे, जहाँ से एक्सपीरियंसेस आते थे। तो एक प्रश्न बस इसी के कॉन्टेक्स्ट में उभर रहा है कि एक तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, दूसरा फेमिलियल है। फेमिलियल को भी क्या हम इंस्टीट्यूशन के तौर पे देख सकते हैं, जहाँ पे शायद बहुत लोगों को एक्सेस नहीं हो उस पद्धति को एक्सपीरियंस करने का या आगे बढ़ाने का? जी देखिए, दो चीजें हैं कि फैमिलियल निसंदेह उसका वो एक बड़े जो हीलर्स एक्टिव थे या सक्रिय थे, खासकर गांव देहात में, उससे बाहर हो जाते थे जब फैमिलियल एज ए इंस्टीट्यूशन हम देखना शुरू करते हैं। और उस नजरिए से देखें तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के बाद एक तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन भी होता है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होने के साथ वो सिर्फ संस्थाएं बनना नहीं था, जैसा कि यूनिवर्सिटी में होता है। संस्थाएं जब बनती, और ये मॉडर्निटी से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है कि कैसे मॉडर्निटी चीजों को रिजिड करते चलती है, जो है उनको एक बहुत वाटर टाइट खांचे में बांटते चलती है। इंस्टीट्यूशनलाइज जब हो गई आयुर्वेद या वैद्य की ट्रेनिंग,
तो सिलेबस भी उसके लिए चाहिए, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन में बिना सिलेबस के तो पढ़ाया नहीं जा सकता। तो सिलेबस निर्धारित किए गए, फिर सिलेबस के साथ साथ मानक पाठ्य पुस्तक का भी जो है कॉन्सेप्ट उभर के आया कि कौन सी चीजें मानक होंगी, कौन सी जो है मानक नहीं है आयुर्वेद के संदर्भ में। इन चीजों पे भी डिस्कशन होने लगा। और जैसे ही इन चीजों की तरफ जो जो आंदोलन बढ़ा, तो होता क्या कि जो अभी तक कई सारे जो जिसको हम सबॉल्टर्न हीलर्स कहते हैं, जो आयुर्वेद से डिराइव कर रहे थे अपनी सैंक्टिटी को, वो अचानक से एक बड़ा चंक आयुर्वेद से बाहर हो जाता है। क्योंकि अब वो इंस्टीट्यूशंस तो जा नहीं सकते, फैमिलियल वो पहले भी नहीं जा सकते थे, लेकिन कम से कम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन उनकी अपनी कम्युनिटी में पास हो रहा था, और उनको भी एक वैद्य के तौर पर देखा जा रहा था, या उनके विद्या, उनके ज्ञान को एक सम्मान था। लेकिन जैसे जब पूरे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और उससे जुड़े लीगलाइजेशन का प्रश्न, क्योंकि अब आप लीगल इलीगल भी होने लग गए, तो सिर्फ इतना नहीं था कि आपने नहीं पढ़ा है इंस्टीट्यूशन में तो आप ठीक है, आप सब स्टैंडर्ड वैद्य जैसे कंसिडर किए जाएंगे, ऐसा भी नहीं था। आप इलीगल माने जाएंगे मेडिकल प्रैक्टिशनर। और क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिस मेरे ख्याल से जो है बहुत कम ज्ञान की उन विधाओं में होगी जहाँ लीगैलिटी और इलीगैलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। आप इतिहास पढ़े तो वहां पर आप इतिहास के बारे में कुछ भी बोलते रहें, लेकिन वो लीगल और इलीगल की चीजें नहीं उठती हैं वहां पर कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। लेकिन मेडिकल नॉलेज के संदर्भ में वो लीगैलिटी और इलीगैलिटी के पूरे एक विवाद में फंसते चले गया। और ये इसका दंश भी झेला, क्योंकि पहले तो हुआ क्या कि ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये शुरू होता है मुख्यतः 1910 के दशक के आसपास। शुरू में जो औपनिवेशिक सत्ता है वो कहती है कि हम सिर्फ जो है लीगल प्रैक्टिशनर सिर्फ पाश्चात्य चिकित्सकों को कहेंगे, लेकिन एक लंबी लड़ाई चलती है जिसमें आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स इन्वॉल्व रहते हैं, और 1939 में जाके उन्हें भी एक दर्जा मिल जाता है लीगल होने का। लेकिन वो लीगल की कौन हो रहे हैं? जो इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकले हैं। और उनका क्या, जो एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन जिन्होंने इस नॉलेज को जो है आगे बढ़ाया है, वो अचानक से इलीगल हो गए। और इस संदर्भ में जो पुस्तक का आखिरी चैप्टर है वो इस जो कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल के पूरे जो बाइनरी को भी एक तरीके से न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग के संदर्भ में देखना चाह रहा है कि कैसे जो 1947 के बाद कई जो सबॉल्टर्न वैद्य भी हैं जो गांव देहात में थे, या जैसा जर्रा हो गए या कोहल हो गए, ये लोग सोचने लगे कि अब इनको भी लीगलाइज कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं करती है। जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट आती है सत्ता में, वो इनको इलीगल ही मानते चलती है। तो ये पूरा एक काफी जटिल पूरा है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की प्रक्रिया। वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि अच्छा ठीक है आप इंस्टीट्यूशंस खोल लिए जहाँ पर कि काफी लोग जा सकेंगे पढ़ने, लेकिन उससे काफी लोग बाहर भी होंगे उन इंस्टीट्यूशंस से। धन्यवाद सौरभ। एक मेरा करीब करीब शायद ये अंतिम प्रश्न ही हो। आपने हकीम अजमल खान गांधी, गोविंद बल्लभ पंत, इन लोगों का जिक्र किया है। एक चीज देखने को मिलती है खास तौर से गांधी के संदर्भ में, जब वो थॉमस एलिसन के संदर्भ में के संपर्क में आते हैं, और जहाँ पे हाइड्रोपैथी का जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, गांधी उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। तो गांधी एक अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ तो जा रहे थे, जहाँ पे उनका एक क्रिटिक भी था। क्रिटिक बॉडी को कंट्रोल करने को लेके था, कैपिटल कंट्रोल कैसे बॉडी कर रहा है, स्किल कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो स्किल अनइन्फॉर्म्ड स्किल। मतलब गांधी तो स्किल के प्रोपोनेंट थे ही, लेकिन वो ऐसा स्किल मेडिसिन बनता जा रहा था जिसमें किसी और की बॉडी और उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसको पता नहीं हो। तो इन सब के बाद अल्टरनेटिव वे में भी जाके वो हाइड्रोपैथी की बात कर रहे हैं, और जहाँ पे वो इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर के साथ एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। क्या इस तरह का कुछ आपको आयुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट में मिल रहा था, जो लोग होम्योपैथी और उसका क्रिटिक करते हुए या एक अल्टरनेटिव विजन दे रहे थे, लेकिन वो इंटरनेशनली भी लोगों से कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे थे? जी, गांधी का संदर्भ तो काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शायद ज्यादातर लोगों को ये पता है कि गांधी पेशे से वकील थे, लेकिन दरअसल वो
उनकी जो इच्छा थी, अगर हम आत्मकथाओं उनकी पढ़े तो वो लंदन डॉक्टरी पढ़ने जाना चाहते थे। तो डॉक्टरी में एक नेचुरल उनका इंटरेस्ट भी था। और लेकिन वो वैष्णव परिवार के होने के चलते जो चीर फाड़ या जिसको डायसेक्शन कहते हैं वो अलाउड नहीं था, तो उन्हें डॉक्टरी पढ़ने नहीं दिया गया और उन्होंने वकालत ही पढ़ी। लेकिन वो डॉक्टरी या मेडिकल प्रोफेशंस को लेके हमेशा से एक उनके अंदर अट्रैक्शन रहा और वो लगातार संपर्क में आते रहे, जो है चाहे पाश्चात्य चिकित्सक हो या देशज चिकित्सा पद्धति के लोग हों, उनसे संपर्क करते रहे, संवाद करते रहे और अपने शरीर पे भी उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते रहे। और एक समय के बाद उन्होंने वकालत का पेशा तो छोड़ दिया, लेकिन वो आजीवन एक तरीके से वैद्य बन के रहे, वैद्य या डॉक्टरी या मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी कह लीजिए उनको। उन्होंने एक्सपेरिमेंट वो करते रहे और उनकी मूलतः किसी भी मेडिकल प्रैक्टिस को वैधता प्रदान करने की दो क्राइटेरिया थी। एक तो कि वो इफेक्टिव होना चाहिए, असरदार होना चाहिए, और जैसा कि थॉमस एलिंसन के केस में वो हाइड्रोपैथी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आयुर्वेद के केस में भी जो है वो वल्लभ राम वैद्य नाम के एक सत्याग्रही साइंटिस्ट का जो पूरा उनका एक कॉन्सेप्ट था गांधी जी का, वो वल्लभ राम वैद्य को कहते तुम आयुर्वेद की जो है मुझे दिखाओ साबित करके कि आयुर्वेद से 100 में से कम 99% ठीक कर दिए जाएंगे, तभी मैं आयुर्वेद को वैधता प्रदान करूंगा। साथ ही उनका दूसरा क्राइटेरिया था कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर ठीक भी कर दे रहे हो लेकिन वो आम जन के पहुंच से बाहर है तो उसका कोई फायदा नहीं। और इसको लेके कलकत्ता के बहुत मशहूर वैद्य थे गणनाथ सेन, उनसे उनका लगातार डिबेट भी हुआ और कई पत्राचार भी हुए, जहां वो लगातार गणनाथ सेन को ये समझाने की कोशिश करे कि आयुर्वेद की जो आप बात कह रहे हैं सब चीजें मैं मान रहा हूं कि अच्छा ये इफेक्टिव है, देशज है, स्वदेशी की अवधारणा को बल देगा, लेकिन इतना महंगा है कि मैं कैसे बोल दूं कि जो है ये भारतीय जनता के लिए ठीक है, क्योंकि अगर ये भारतीय जनता की पहुंच से दूर रहेगा तो मेरे लिए इसका बहुत महत्व नहीं है। तो एक तो बात हो गई ये गांधी की, और साथ में कई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर निसंदेह जो है उनका ओवरसीज मार्केट भी इस समय काफी डेवलप हो रहा था। इनफैक्ट कई सारी आयुर्वेदिक कंपनियां, खासकर ये आर्य वैद्यशाला काफी फेमस है कोट्टाकल की, या सीके सेन एंड कंपनी थी कलकत्ता की, इन लोग के तो यूएस तक जो है पहुंच थी। और ऐसा क्योंकि अल्टीमेटली हो ये कहाँ कैसे जा रहे थे, वहां तक कैसे इनके आइडियाज पहुंच रहे थे, तो ये जो भारतीय इंटेलिजेंसिया थी ये एक दौर में काफी एक्टिव थी भारत से बाहर चीजों को और भारत की चीजों को स्थापित करने में। तो उसी क्रम में ये बाहर भी लेके जा रहे थे आयुर्वेद के आइडियाज को, इंटरेक्शन भी हो रहा था और लगातार वो पाश्चात्य चिकित्सा से संवाद भी कर रहे थे, उनकी चीजों को अपना भी रहे थे और उनको क्रिटिक भी कर रहे थे पाश्चात्य चिकित्सा की कई अवधारणाओं को। तो ये सारी चीजें उस दौर में हम देख सकते हैं। सौरभ भाई, अगर धनंजय जा तो मैं एक दो सवाल करना चाहूंगा, या शायद मैं कहूँ कि एक ही सवाल में इस चीज को मैं समेटना चाहूंगा। एक तो ये कि आज के समय भी जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो थोड़ा बहुत खुद को समझते हैं कि वो वामपंथी धारा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आयुर्वेद एक तरीके से ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं जाकर हिंदू धर्म की पहचान, हिंदू मिथकों और हिंदू बहुसंख्यकवाद से जुड़ जाती है। हम कुछ आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स को देखते भी हैं कि उनका रुझान इसी तरह की राजनीति से होता भी है। आपने एक तरीके से आयुर्वेद पुनरुत्थानवाद का जिक्र किया औपनिवेशिक दौर में, और बाद के दौर में भी आप कुछ चीजों का जिक्र करते हैं जिसमें बाजार की भूमिका का जिक्र होता है। तो मैं अगर इसे प्रश्न के रूप में रखूं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि वो जो आयुर्वेद पुनरुत्थानवाद था औपनिवेशिक दौर में, वो किस रूप में था, और अभी जो आयुर्वेद के बारे में एक आम तौर पर एक दुराव की भावना है बहुत सारे लोगों में, क्या उसके पीछे इस पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति से दुराव की भावना है और वो कहीं ना कहीं गलत है, या आयुर्वेद में जो चीजें बदल रही हैं उसको वो सही तरीके से समझ नहीं पाए? तो अगर आप इसके बारे में कुछ कहें तो। जी, ये इनफैक्ट एक पूरा जो आपने कहा कि आयुर्वेद को लेके कि उसको बहुसंख्यकवाद से जोड़ना या एक धार्मिक पहचान, जब आयुर्वेदिक पुनरुत्थानवाद चल रहा है इस दौर में लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी में, तो उसी समय आयुर्वेद की एक धार्मिक पहचान को भी जो है उसको बल दिया जा रहा है। और इसमें ऑल इंडिया वैद्य सम्मेलन की काफी बड़ी भूमिका थी। हम
इनफैक्ट काफी मुझे बचपन से लगते रहा, दिवाली के पहले धनतेरस जो हम मनाते हैं, मुझे हमेशा से लगते रहा इट्स ऑल अबाउट धन या मनी को लेकर है, लेकिन एक्चुअल में वो धन्वंतरी की पूजा को लेकर है। और धन्वंतरी के पूरे देवत्व की स्थापना इस दौर में आपको देखने मिलेगी जब आयुर्वेदिक पुनरुत्थानवाद चल रहा है। और वो क्यों हो रहा है? एक तरफ तो आयुर्वेद जो चार रिवाइव करना चाह रहे हैं या पुनरुत्थान चाह रहे हैं, उसके प्रवर्तक एक तरफ तो उसे एक वैज्ञानिक पद्धति साबित करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिट वो उसकी एक धार्मिक पहचान भी क्रिएट कर रहे हैं, एक रिलीजियस ऑरा भी उसको देना चाह रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि इस समय आप कॉलोनियल पीरियड से पहले देखेंगे तो आयुर्वेद को जो प्रश्रय मिला वो मूलतः जो है शासकों से मिला, या कोटली रूलर्स या जो कोर्ट्स होते थे वहां पर दरबारी चिकित्सक होते थे, और वहां पर जो है चीजें जो है उसको प्रश्रय मिला। लेकिन औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना के बाद आयुर्वेद को वो जो राज्य का संरक्षण है वो मिलना बंद हो गया। जब राज्य का संरक्षण बंद हो गया तो उन्हें बाय डिफॉल्ट मार्केट में जाना पड़ा, क्योंकि अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो मार्केट में जाके ही खुद को जो है साबित कर सकते थे। और मार्केट में जब वो गए तो एक तरफ तो जो है वो एडवर्टीजमेंट वगैरह सारी चीजें वहीं पर आती हैं कि एडवर्टीजमेंट के जरिए वो जो आकर्षित करना चाह रहे हैं, या जो एक राष्ट्रीयता की भावना को उद्वेलित करना चाह रहे हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को अपनाइए, ताकि आप आज भी जो है आयुर्वेद को तुरंत जोड़ा जाता है कि आप राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं, जो है अचानक से कौन लोग सोचने लगते हैं। वो उस समय भी वो ऐसी भावनाओं के थ्रू, और यहीं पर गांधी जी का जो है मुख्य क्रिटिसिज्म भी आयुर्वेद को लेकर यही था। वो कह रहे थे कि जो पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति है उनके आप डॉक्टरों को देखिए, जो त्याग और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है उनमें, वो वैद्यों में तो मुझे देखने नहीं मिल रही है। वैद्य कर क्या रहे हैं, वो डिस्कोर्स के लेवल पे ज्यादा जा रहे हैं कि राष्ट्रीयता की भावना को आप उद्वेलित कीजिए या धार्मिक पहचान उसका बनाइए, लेकिन वो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी किधर है, जिसके चलते पूरे जो पाश्चात्य चिकित्सा डेवलप हुई वो बिकॉज ऑफ दैट स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो है। और गांधी जी उसकी प्रेज भी करते हैं कई अपने कुछ जगह, जो लेखन है उनका ध्यान से पढ़ेंगे तो, और कहते हैं कि वो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और चाहे वो जो त्याग और सेक्रीफाइस की भावना उनमें देख रही है वो मुझे वैद्यों में देखने नहीं मिल रही है। अगर जब तक वैद्य उस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को नहीं अपनाएंगे और सिर्फ इस बात में पड़े रहेंगे कि हाँ ये प्राचीन भारत की एक पद्धति है, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई है और इसलिए हम इसको अपनाएं, तो इससे नहीं होगा। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि गांधी जी इस बात को समझ रहे थे कि इंसान जब बीमार पड़ा है और अगर वो मरने की स्थिति में है तो वो क्या करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि कौन सी देशज है विदेश है, वो सबसे पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। और वहीं पर आयुर्वेद धीरे धीरे पिछड़ती है, खासकर आज़ादी के बाद, क्योंकि आज़ादी के बाद दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो आज़ादी के बाद जो सत्ता आई वो भी अपने आप में आधुनिक सत्ता ही थी और उसकी भी ज़रूरतें आधुनिक राज्य सत्ता की ही थी, जो आयुर्वेद के जरिए हल नहीं हो रही थी। क्योंकि फिर वही जो है उसे भी चाहिए था एक ऐसी प्रणाली जो तुरंत इफेक्टिव हो और महामारी वगैरह में रोकथाम के काम आ जाए, जो कि आयुर्वेद से संभव नहीं था। इसलिए वो भी जो देशज चिकित्सा पद्धतियों उनको साइडलाइन करने की कोशिश करती है। और दूसरा जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लैक कर रहा था, और अभी तक तो एंटी कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म के नाम पर चीजें चल जा रही थी, लेकिन 47 के बाद वो अचानक से वो चीजें बैकड्रॉप में चले गई और अब उन्हें चाहिए था कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके दिखाएं कि वाकई में वो इफेक्टिव सिस्टम है। और वहां पर आयुर्वेद धीरे धीरे पिछड़ना शुरू करता है। और आज के डेट में भी आप देखें तो सिर्फ इतना कहना काफी नहीं, क्योंकि आयुर्वेद हमारे देश का है इसलिए इसको अपना लिया जाए। और वहां पर वो गांधी जी की दो क्राइटेरिया जो मैंने पहले चर्चा की वो ध्यान में रखने की जरूरत है। किसी भी चिकित्सा पद्धति को पॉपुलर करने के पीछे उन दो क्राइटेरिया का रहना बहुत जरूरी है। अनम्यूट करना होगा। एक तो जो पूरी चर्चा रही उसमें मुझे ये उम्मीद है कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो पाठक हैं, वो किताब के बारे में एक जानकारी प्राप्त कर पाए होंगे कि किस तरीके से सौरभ जी ने गंभीरता से इस किताब में आयुर्वेद, राष्ट्र और समाज का जो औपनिवेशिक दौर और उसके बाद के वर्षों में, शुरुआती वर्षों में जो चीजें रही उसका अध्ययन किया है। किताब के बारे में सारी बातें इस तरह के कार्यक्रम में नहीं हो सकती हैं, क्योंकि निश्चित रूप से उसके लिए आपको पुस्तक को पढ़ना होगा
और वही एक रास्ता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश यही है कि पुस्तकों से हम आपका परिचय करा पाएं और मुझे यह उम्मीद है कि जो भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे वो इस पुस्तक को पढ़ेंगे और उसके बारे में अपनी एक राय बनाएंगे और जो खास तौर पर रिसर्च करने वाले लोग हैं उनके लिए इसकी मेथोडोलॉजी और सौरभ राय जी के द्वारा उपयोग किए गए सोर्सेज और काम करने का तरीका भी उनकी अपने रिसर्च के लिए काफी कारगर साबित होगा। मैं विशेष रूप से धनंजय और सौरभ राज जी का आभारी हूँ क्योंकि वो इस कार्यक्रम से जुड़े। धनंजय ने काफी गहरे प्रश्न किए। हमारी ये कोशिश होगी कि हम इस कार्यक्रम को अब नियमित रूप से आपके सामने लाएं और आपकी जो टिप्पणियां हैं वो हमेशा इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मददगार होंगी। मैं कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप नई परख चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़े और इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों को भी इसके बारे में बताएं। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए सौरभ जी और धनंजय जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार और हम मिलेंगे, धन्यवाद। चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद।